नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 7 अगस्त, तो 7 अगस्त को दोस्तों आपका एसएससी सीएचएसएल का आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जो कि समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि सेकंड शिफ्ट में आपकी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में जीके जीएस के पोर्शन से आपके क्या क्या प्रश्न पूछे गए विथ ऑप्शन, साथ में उसके डिटेल एनालिसिस भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाकर आप लोग वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, आप लोग बहुत दिन से आपका एक सवाल था कि सर ये आप ऑप्शन के साथ भी वीडियो को लाया कीजिए, तो हमने ऑप्शन को भी दोस्तों सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार आपका भारत का साक्षरता दर बताना था कि भारत का साक्षरता दर कितना है। ऑप्शन दोस्तों आपको इसी प्रकार के दिए गए थे 74.04%, 69.04% और 76.04% और 67.04%। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 74.04% दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है और बहुत आपके जो पीवाई की होते हैं यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उसमें भी बहुत बार आपका पूछा गया है। इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मेल का लिटरेसी रेट कितना है, मेल यानी पुरुष का, तो ये दोस्तों आपका 82.14% हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल का लिटरेसी रेट दोस्तों आपका 65.46% हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मेल का हो गया, वो फीमेल का हो गया, और भारत का तो 74.0% है ही। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है आपका कौन से राज्य में है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो दोस्तों आपका केरल है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर वहाँ पूछ दिया जाए कि वहाँ पर लिटरेसी रेट कितना है तो 94% है, इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन सबसे कम आपका किस राज्य में है उसको भी जान लीजिए, वो भी दोस्तों आपका पूछा जाता है। तो बॉटम स्टेट यानी कि सबसे कम दोस्तों नीचे से आपका कौन है, तो ये दोस्तों आपका बिहार है। ठीक है, इसको दोस्तों याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है 20 से बॉटम दोस्तों हो जाएगा, 20 से बिहार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षर वाला कौन सा समुदाय है, ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर समुदाय कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका जैन हो जाएगा। ठीक है, जैन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों लिटरेसी रेट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 74.04% आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों का अभी आगे एग्जाम है, ठीक है, सीएचएसएल का एग्जाम बचा हुआ है, आगे कोई भी एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एसएससी 2023 में जितने भी आपके एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, एसएससी सीजीएल का 2023 का 39 शिफ्टों में, एसएससी एमटीएस का 57 शिफ्टों में, एसएससी सीएचएसएल 2022 वाला 36 शिफ्टों में, एसएससी सीएचएसएल आपका चल रहा है तकरीबन आज मिला के 16 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो उन सभी का एक कंबाइंड पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न इसमें शामिल रहेंगे। दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर भी आप प्राप्त मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एसएससी सीएचएसएल का पीडीएफ लेना चाहते हैं जो एग्जाम चल रहा है तो दोस्तों मात्र 25 में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम कंडक्ट होते जाएगा उससे आपको पीडीएफ मिलते जाएंगे। आज तक का 16 शिफ्ट का आपको मिल जाएगा, सेम व्हाट्सएप नंबर है, आप जाकर वहां से जानकारी और भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया कि छठी जो आपका G20 स्वास्थ्य मंत्रियों का जो बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, मतलब किस देश में आयोजित हुआ था, जो कि आपका 27 से 28 अक्टूबर के बीच दोस्तों आपका हुआ था। ऑप्शन भी दोस्तों आपको इसी प्रकार के दिए गए थे, इंडोनेशिया दिया गया था, अमेरिका दिया गया था, पाकिस्तान, चीन दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का जो राजधानी है दोस्तों बाली। ठीक है, बाली में दोस्तों आपका 27 से 28 अक्टूबर को आपका क्या हुआ था, G20 स्वास्थ्य मंत्रियों का जो बैठक दोस्तों आपका हुआ था। इसके अलावा दोस्तों ये तो आपका छठा वाला था। अगर आपसे फिफ्थ पूछ दिया जाए, इसे तो पूछा नहीं जाएगा फिर भी आप नॉलेज के लिए याद रख लीजिए। अगर आपसे फिफ्थ पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका 5 से 6 नवंबर 2017 के बीच, ठीक है, 5-6 नवंबर 2017 के बीच में दोस्तों आपका आयोजित हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन सा देश किया था, तो ये दोस्तों आपका जर्मनी किया था, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पहला पूछ दिया जाए, ठीक है, पहला दोस्तों आपका G20 का जो मीटिंग हुआ था पहला, ठीक है, क्योंकि पहला और लास्ट दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला तो आपको एक छठा से पहले फिफ्थ याद रखना है, एक दोस्तों आपको पहला भी याद रख लेना है कि पहला वाला कहाँ कब हुआ था। ठीक है, तो पहला वाला की बात करें फ्रेंड्स तो वो दोस्तों आपका हुआ था
ये दोस्तों जो 2017 में दोस्तों आपका जो आयोजित हुआ था ये आपका ये जर्मनी में 5 से 6 नवंबर 2017 के बीच, ये दोस्तों आपका फिफ्थ नहीं, ये आपका पहला ही था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पहला ही था, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ वाला अगर आपसे पूछ दिया जाए तो फिफ्थ वाला कहाँ हुआ है, तो ये दोस्तों आपका 5 से 6 सितंबर के बीच दोस्तों आपका 2021 में, ये दोस्तों आपका रोम, ठीक है, रोम जो कि इटली का राजधानी है वहाँ पर हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला वाला आपका हुआ है जर्मनी में 2017 में, ठीक है, और फिफ्थ वाला दो हुआ है आपका रोम में इटली में 2021 में, ठीक है। छठा वाला आपसे पूछ दिया गया है इंडोनेशिया राजधानी बाली में हुआ है 27 से 28 अक्टूबर के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है फ्रेंड्स कि हाउस डेट, ठीक है, हाउस डेट इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट, ठीक है। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो जब आपका कोई आपका जो बॉलर होता है, मान लीजिए किसी को आउट, अगर बल्लेबाज आउट है, उसको अगर अंपायर के सामने दिखाना है कि ये आउट है, तो एक शब्द आप लोग सुनते होंगे हाउस डेट, ठीक है। हाउस डेट का मतलब जो हाउस डेट होता है, ठीक है, ये जो शब्द स्पोर्ट है जो संबंधित है आपका क्रिकेट से संबंधित है। इस प्रकार करके 4 ऑप्शन आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हाउस डेट का जो उपयोग है क्रिकेट में किया जाता है अपील के तौर पर। जब कोई खिलाड़ी आपका आउट होता है तो उसको अपील के तौर पर जो गेंदबाज है वो दोस्तों अंपायर से ये पूछता है कि ये बल्लेबाज आउट है या नहीं, इसी को दोस्तों आपका हाउस डेट कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप लोग सही बिल्कुल किए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया आपका कि स्वर्णिम जो चतुर्भुज है, ठीक है, स्वर्णिम जो चतुर्भुज है यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का शुरुआत है जो कि उसका जो देख रेख है वो आपका किस संस्था के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में इसी प्रकार करके BRDO दिया गया था, NHI दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा NHAI हो जाएगा, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो स्वर्णिम चतुर्भुज का जो देख रेख है वो दोस्तों आपका NHI के द्वारा ही किया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करेंगे तो इसका जो शुरुआत है ये दोस्तों आपका किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, ठीक है। किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इसके अलावा स्वर्णिम जो चतुर्भुज है वो दोस्तों आपका मुख्य रूप से 4 राज्यों को जोड़ता है। एक आपका दिल्ली से कोलकाता जो कि NH2, ठीक है, NH2 के अंतर्गत आता है। क्या क्या, दिल्ली से कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर देख भी सकते हैं दिल्ली से कोलकाता NH2, मुंबई से दिल्ली NH8 और मुंबई से चेन्नई आपका NH4, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज से आपको लग रहा होगा 4, ठीक है। तो 4 राज्यों को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को जोड़ता है। जब आप भारत का जो मैप आप देखिएगा इस तरह से आपका जो भारत का जो मैप होता है तो ये दोस्तों आपका ये 4 राज्य जोड़ता है। इसी तरह से आपका जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो दोस्तों आपका जोड़ा जाता है। इसके अलावा आप लोग देख लिए उत्तर में बात करेंगे तो उत्तर में दिल्ली, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में चेन्नई को मिलाकर चतुर्भुज बनाता है। इसका जो परियोजना का जो योजना आपका 1999 में बनाया गया था। शुरुआत आपका 2001 में हुआ था, पूरा आपका 2013 में हुआ है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो प्रबंधन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHI के द्वारा किया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि सारोदी शौकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। कौन, सारोदी शौकिया, ठीक है। ऑप्शन भी आपको इसी प्रकार करके दिए गए थे, सतरिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका सतरिया हो जाएगा, ठीक है। सतरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतरिया के विषय में आप लोग को मालूम होगा कि ये दोस्तों आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका असम, ठीक है, असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपके सरोदी शौकिया हैं इनको 2015 में, ठीक है, इनको 2015 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग आपका सतरिया का। तो सतरिया नृत्य के जो प्रतिपादक हुए यानी कि आपके संस्थापक हुए, एक नाम बहुत आपका आता है श्रीमंत शंकर देव का, ठीक है। श्रीमंत शंकर देव का ये सतरिया नृत्य के क्या है, तो संस्थापक माने जाते हैं आधुनिक रूप में। इसके अलावा सतरिया नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्ति को देखें तो एक आपको याद रखिएगा जतिन गोस्वामी, ठीक है। एक क्या याद रखिएगा, तो जतिन गोस्वामी। इसके अलावा गुरु घन कांट बोरा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा भावानंद बारबायान।
इसके अलावा मुनीराम दत्ता, डॉक्टर भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी दोस्तों आपका कहाँ संबंधित है, सौतरिया नृत्य से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। कुचिपुड़ी के विषय में दोस्तों हमने आपको बताया था, ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। राजा रेड्डी इस प्रकार के जितने भी आपके कलाकार होंगे आपके कुचिपुड़ी से होंगे। भरतनाट्यम से सोनल मानसिंह है, रुक्मणी देवी अनुले है, ये सभी आपका भरतनाट्यम से है, ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक से दोस्तों आपका बहुत फेमस आपके जो कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज हैं, ये दोस्तों आपका उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत या यूपी से ये आपका नृत्य है जो कि आपका संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि अबूनोस, ठीक है, अबूनोस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना जैसे वृक्ष किस प्रकार के जंगल में पाया जाता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया था। वो उन ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका पर्वतीय पवन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियाँ, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो वन है आपका पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की द्वीप समूह, असम के ऊपरी हिस्सों, तमिलनाडु तट तक ये आपका सीमित है। इस बात को याद रखिएगा। इस वन में दोस्तों आपका 100-200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र सबसे अनुकूल हैं। इसके अलावा ये जो वृक्ष होते हैं इसका जो ऊंचाई होता है वो दोस्तों आपका 60 मीटर, ठीक है, 7 मीटर तक होता है, 7 मीटर तक उगता है। इसके अलावा इस जंगल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों आपका हाथी हो गया, बंदर हो गया, हिरन हो गया, इसके अलावा लीमर हो गया, ये सभी दोस्तों आपका इसी वन में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, देखिए देखिए दोस्तों भारतीय जो वन है उसको दोस्तों आपका 5 भागों में विभाजित किया गया है मुख्यतः, ठीक है। भारतीय वन को किस किस आधार पर, तो वनस्पति आधार पर, जलवायु क्षेत्रों के आधार पर वो कौन कौन सा वन है, तो एक तो दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया, एक दोस्तों आपका हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके अलावा एक दोस्तों आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है, एक हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, एक दोस्तों आपका पर्वतीय वन, एक दोस्तों आपका तटीय या दलदली वन, ठीक है। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के वन है जो कि भारतीय वनों को विभाजित किया गया है आपका वनस्पति प्रकार पर, जलवायु के आधार पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो दोस्तों पूछा गया था आपका कि फसल बीमा योजना, ठीक है, फसल बीमा योजना कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर तो मुझे मालूम भी नहीं चल पाया है। ऑप्शन दोस्तों आपको इस प्रकार करके दिए गए थे कि आर्टिकल 42 था, आर्टिकल 43 था, आर्टिकल 47 था और आर्टिकल 48 था, ठीक है। तो इन सभी ऑप्शनों को हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि इसका आंसर है जो कि मालूम चल जाए। तो चलिए देखते हैं अब पहले आर्टिकल 42 को। तो आर्टिकल जो 42 कहता है वो दोस्तों आपका कहता है कि काम की न्याय संगत और मनोवाचिक दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध आपका आर्टिकल 42 में किया गया है, तो ये दोस्तों आपका होगा नहीं। आर्टिकल जो 43 है दोस्तों कहता है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और ये एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, तो ये भी दोस्तों आपका होगा नहीं। अनुच्छेद 47 कहता है कि आपका लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 देखें आपका अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि पशुपालकों और आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषतः गायों और बच्चे तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लें का परीक्षण और सुधारों के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने का कदम उठाएगा। तो दोस्तों आपका आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 भी हो सकता है, लेकिन फसल बीमा योजना से संबंधित आपका है, ये दोस्तों आपका राइट आंसर 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को संगठित करने का प्रयास करेगा, तो इस योजना के तहत आपका वही काम किया गया है। तो आर्टिकल 48 इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रीपार्शियल ट्रीटी यानी कि त्रिपक्षीय संधि जो आपका 1838 में हुआ था वो किस गवर्नर के काल में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन आपका लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मेयो दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका त्रिपक्षीय जो संधि है आपका जून
1838 में किसके किसके बीच हुआ था? त्रिपक्षीय, आपको नाम से ही लग रहा होगा 3 लोगों के बीच हुआ होगा। तो एक दोस्तों आपका रणजीत सिंह के बीच हुआ था, ठीक है, एक आपका रणजीत सिंह था, दूसरा आपका शाह शुजा था, ठीक है, तीसरा आपका दोस्तों यही लॉर्ड ऑकलैंड था, ठीक है। इसके अलावा इस त्रिपक्षीय समझौते का जो उद्देश्य था आपका जरूरत के समय एक दूसरे की सहायता करना था, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करेंगे तो 1836 से 1842 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था और उसके शासनकाल के दौरान प्रथम अंग अफगान युद्ध हुआ था। इसी युद्ध की संधि के पश्चात आप इसी युद्ध के खत्म होने के पश्चात आपका वो संधि हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका अनुच्छेद 13 से संबंधित। अनुच्छेद 13 आपका राइट आंसर था, ऑप्शन में अनुच्छेद करके दिया गया था, ऊपर स्टेटमेंट टाइप दिया गया था। तो अनुच्छेद 13 जो कहता है, घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी। ये स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन में दिया गया था, आपका आंसर पूछा गया था। अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य या उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को वो अवैध घोषित करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 13 दोस्तों आपको बता दें यहाँ का मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है, भाग 3 में आता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स 40 विंग्स, ठीक है। 40 विंग्स का आपका इडियम का मीनिंग पूछा गया था, जिसका राइट आंसर ए शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन में थोड़ी जो नींद लेते हैं उसको दोस्तों 40 विंग्स भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेयर इज द दशहरा मोस्टली सेलिब्रेटेड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में मैसूर दिया गया था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर दशहरा भारत कर्नाटक राज्य का नाद हवा राज त्यौहार है। यह 10 दिनों का त्यौहार है जिसकी शुरुआत नवरात्रों से होती है, जिसे नवरात्रि कहा जाता है। आखिरी दिन विजयदशमी भी होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीडीपी का फॉर्मूला, जीडीपी और जीएनपी एक कॉलम में दिया गया था, दूसरे कॉलम में इसका फॉर्मूला दिया गया था और आपको मिलान करने के लिए आया था। तो जीडीपी का आपको तो मिला है ऑप्शन। तो जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये आपका जीडीपी का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा जीएनपी की बात करेंगे तो जीएनपी होता है जीडीपी प्लस इनकम मेड बाय फर्म्स सिटीजन अवॉर्ड एंड इनकम अर्न बाय फॉरेन फर्म्स नेशनल, ठीक है। तो ये आपका जीएनपी का फॉर्मूला हो जाता है, ये आपका जीडीपी का हो जाता है। बाकी 2 ऑप्शन तो और नहीं मिले हैं। आप लोग को याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा कि 2 ऑप्शन वो और कौन कौन से थे, ठीक है। तो बाकी अभी तक इतने ही प्रश्न मिले हैं, आपको जैसे मिलेंगे आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दी जाएगा। बाकी ऑल सब्जेक्ट के जो वीडियो आता है उसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।